नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 8 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान है उसकी पुस्तिका है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। उसका अध्याय 3 हम करने जा रहे हैं। हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता की समझ, ये दोनों पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे वीडियोस ऐसे ही चलती रहती हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी में आपके समक्ष जो चैप्टर्स हैं उनकी व्याख्या या उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेट, आपको प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो में कुछ समझ सकें और इसका लाभ ले सके। जो लोग YouTube में यहाँ तक पहुँचे हैं वह बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि वह पढ़ाई करने के लिए YouTube के माध्यम से वीडियो तक पहुँचे हैं। वरना बहुत से बच्चे सिर्फ और सिर्फ YouTube पे गाने सुनना और उल्टी सीधी चीज़ें देखना ही रह गया है या गेम वगैरह खेलना रह गया है। लेकिन आप सब लोग पढ़ाई के लिए इतने जागरूक हैं और कुछ करना चाहते हैं, अच्छा कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको मेरा दिल से सलाम है, सभी बच्चों को, जो भी अभिभावक देख रहे हैं, छात्र देख रहे हैं, शिक्षक देख रहे हैं, सभी को। तो हम बताना चाहेंगे कि हमें संसद क्यों चाहिए। हमने भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हमें पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो कानून बनते हैं वे संसद में बनते हैं। तो हमें संसद क्यों चाहिए और एक लोकतांत्रिक देश का क्या हिस्सा होता है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। आपको पता है लोकतंत्र है हमारे देश में, जहाँ पे लोगों का, जनता द्वारा शासन होता है, इसे लोकतंत्र कहते हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों को आपसी संबंधों के समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, और इसमें हम ये सब चीज़ें सीखेंगे कि भाई क्या होता है, एक दूसरे की सहमति क्या होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कि आम जनता की सहभागिता का मतलब क्या होता है, साथ देना, आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है, भाग लेना, साथ में भाग लेना, लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंदर साथ में भाग लेना। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। मतलब जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह हमें कहाँ मिलता है, अभिव्यक्ति हमें कहाँ मिलती है, देखने को मिलती है, वह हमें संसद में मिलती है, पार्लियामेंट में मिलती है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, आपको पता है। और संसद के आपको दो अंग भी पता है, लोकसभा और राज्यसभा, अलग अलग दो सदन है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। मतलब कि हम ये जानेंगे कि संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्से, मतलब अब आप सोचेंगे कि संसद ने ही निर्णय ले लिया, कोई कानून बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के जो सदस्य होते हैं, आपके यहाँ भी एमपी होंगे, एमपी कहते हैं, एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, उनको आप चुन के भेजते हैं और वह जब संसद में जाते हैं तो वह वहां पर नियम कानून बनाते हैं। किसके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, मतलब आपके आधार पर। आपने उन्हें चुना, आपने बोला कि भाई हमें ये चीज चाहिए, तो जब उन संसद में जाएंगे तो वह अपने क्षेत्र के नागरिकों की बात को संसद में रखेंगे और सरकार पर अंकुश रखने में भी मदद देती है। अर्थात अगर आपका जो सांसद है या आपका जो भी प्रतिनिधित्व करता है, अगर वह आपकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो आप उसको बदल भी सकते हैं, या अगर कोई मनमानी कर रहा है संसद के अंदर तो आप उसे बदल सकते हैं। चुनाव के अंदर, अगले चुनाव में आप उसे बदल सकते हैं और वो नहीं आएगा तो उसका अंकुश जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए लगातार बार बार चुनाव लड़ना, बार बार
चुनाव होना भी लोकतंत्रीय व्यवस्था की एक विशेषता होती है। विशेषता आपको पता है, स्पेशलाइजेशन होता है ना, आपके अंदर विशेष क्या है, स्पेशल क्या है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व भी है। कितना सुंदर बताया आपको कि संसद जो है वह केंद्रीय तत्व भी है। और आपको पता होना चाहिए कि संसद जो है वह 3 लोगों से मिलकर निर्मित होती है। पहला आप याद रखेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये आप यहाँ पे चित्र भी देख रहे हैं कि संसद का ये हमारे ऐसी, और संसद के जो पिलर दिखाए हैं ना, इसमें जो पिलर दिखाए हैं, ये पिलर है हम सब नागरिक। विभिन्न विभिन्न राज्यों से आने वाले, मतलब बहुत सारे अलग अलग, विभिन्न का मतलब अलग अलग राज्य होता है। मैंने भी एक वीडियो में किसी ने मुझसे पीछे पूछा था भिन्न का मतलब क्या था, विभिन्न का मतलब क्या था। भिन्न मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग राज्यों से आने वाले नागरिक यहाँ पर भाग लेते हैं, ठीक है। लोगों का फैसला क्यों लेना चाहिए, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो कब आजाद हुआ था, आप सबको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। मतलब बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, आपको पता है कि कैसे कैसे आंदोलन हुए और अंग्रेजों ने कितना जुल्म ढाया हमारे ऊपर और कितने लोग मारे गए। तो बहुत लंबा एक संघर्ष था, ठीक है, बहुत लंबा एक संघर्ष था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। पृष्ठभूमि मतलब ऐसे विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड के लोग, मतलब जो किसी भी जाति से आ रहे थे, किसी भी धर्म से आ रहे थे। जरूरी नहीं कि वे बहुत बड़े घर से थे या बहुत बलिष्ठ थे। कमजोर शरीर से अगर कमजोर हो, या कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो, या बहुत मजबूत हो, सभी ने मिलके भाग लिया। अर्थात किसी ने भी ये नहीं देखा कि हम क्या हैं क्या नहीं है। उनका बस एक ही ये था कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश को आजाद करना है, और सबने इसमें एक साथ भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। वह सभी लोग जो यहाँ पे आए, वह स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, मतलब भाई जो देश बन रहा है उसमें उनकी भी तो कोई हिस्सेदारी होनी चाहिए ना। अब आप हो, अब आपके घर में हो, आपके घर में सब कुछ हो जाता है, कोई भी चीज आती है, आपसे पूछा ना जाए तो आपको लगेगा ना कि भाई मुझसे तो एक बार पूछ लो यार, मुझे मेरी भी तो कोई राय ले लो। क्या पता, ठीक है मुझे ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन क्या पता मेरी कोई राय से वो बढ़िया हो जाए, बेहतर हो जाए। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। भाई देखो, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट हुआ, अब क्या वो राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे। वो डरते नहीं थे, उनको पता था इनसे आप डरेंगे तो भाई आजादी नहीं मिलेगी। और उनको पता था कि क्या पता हमारे रहते हुए आजाद हो या ना हो देश, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह आजादी की खुली हवा में सांस लेगी। जहाँ पर जैसे हम लोग हैं, हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं आजादी की। हम कहीं भी आते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब हमारा मन करता है हम कहीं भी घूमने चले जाते हैं। देहरादून, मनाली, शिमला, राजस्थान, जयपुर, और आपका मुंबई, पुणे, कहीं भी जहाँ भी आप घूमने जाते हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, उड़ीसा, रामेश्वरम, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं। आपके पास बस आपके जो है वो पैसे होने चाहिए, टिकट होने चाहिए आपके पास में, आप जिस जगह जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो आपके लिए इतनी सारी जो ये आज़ादी की सुविधा है, आप कहीं भी घर ले सकते हैं, रह सकते हैं, खड़े होकर खा सकते हैं, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो स्वतंत्रता है, ये उस रूप में जब इतनी संघर्ष हुआ तब हमें मिली। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में, मतलब 1885, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1885 जो ये सन लिखा है, इसी सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, जो आज की राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं,
इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो डफरिन ने उस टाइम इसको बनाने में मदद की थी। अब उस समय क्या मांग की गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जो लोग कानून बना रहे हैं वो लोग जनता द्वारा चुनकर आने चाहिए। भाई आप कानून बना रहे हो, ठीक है। अब मेरे घर का कानून कोई बाहर का इंसान बना रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे घर में जरूरत क्या क्या चीजों की, तो वहां के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से जब आपके देश में आपके देश के लिए कानून बनाया जा रहा है तो वहां पर जनता का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए और जनता द्वारा चुने गए सदस्य विधायिका में जहां कानून बनता है, ठीक है, वहां पर होने चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव जिसे कहते हैं, ठीक है। उन्हें बजट पर चर्चा भी करनी चाहिए और प्रश्न भी पूछना चाहिए। मतलब जो बजट मिल रहा है वो भी पूछना चाहिए, भाई इतना पैसा क्यों दे रहे हो, कम दो, ज्यादा दो, कुछ तो दो। और प्रश्न भी पूछने का अधिकार होना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी दे दी। मतलब ये जो एक्ट था ये अंग्रेज द्वारा ही पारित होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस टाइम तो भारत आजाद नहीं हुआ था ना, तो उसमें इन्होंने बोला कि ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था मंजूरी दे दी, कुछ थोड़ी थोड़ी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। मतलब जो राष्ट्रवादी दबाव बना रहे थे उसके कारण, उनके कारण आपने प्रेशर बनाया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं आपको साथ नहीं दूंगा। एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप भी बिगड़ने वाली बात नहीं करना। मैं एक समय आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दबाव का मतलब ये होता है कि भाई राष्ट्रवादी बोलेंगे कि भाई हम तभी आपके साथ काम करेंगे जब आप हमारी मांगों की पूर्ति करोगे। राष्ट्रवादी वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र को, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई, आप ये कह सकते हैं, या आगे बढ़ कर खड़े हुए, ठीक है, राष्ट्रवादी जो देश के प्रति समर्पित है। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब सभी को नहीं वोट मिला था। जैसे आज क्या है कि आप भारत के नागरिक हैं और आप 18 साल के हो गए तो आपको क्या कहते हैं, आपको भैया वोट डालने का अधिकार मिल गया। पहले ये वोटिंग की एज 21 साल थी, ठीक है। मैं ये भी बता दूं, राजीव गांधी के समय में, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी, उनके टाइम पे 1989 में ये उम्र घट के जो है 18 वर्ष हो गई। लेकिन आप देखो कि आज उस समय से भी 1899 और 1909, मतलब 80 साल पहले जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, वहां पर ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था थी नहीं कि सबको वोट मिले, कुछ लोगों को वोट मिल रहा था। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था। स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। अभी क्या था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष की में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर अब राष्ट्रवादी ये विश्वास कर गए थे कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन, मतलब उनके जीवन को जैसे भी प्रभावित होंगे वो लोग, उनको वैसे उनके हिस्से लेने की क्षमता वह रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा, ठीक है। तो ये बात जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। मतलब सभी को बिना किसी भेदभाव के उनकी आयु के आधार पर, भाई एक आयु तो चाहिए ना, कि भाई ये थोड़ा ना कि हम 10 साल के हैं तो हमें वोट मिल जाए, नहीं,
मतलब थोड़ी हमारे अंदर समझ होनी चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार, मतलब सभी नागरिक, सार्वभौमिक सभी नागरिक, वयस्क मतलब जो 18 साल के हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, वयस्क अडल्ट हो गए हैं, मताधिकार, उनको वोट देने का अधिकार। लोग और उनके प्रतिनिधित्व, ये भी हम जरा करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो, पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा। और यहाँ पे एक बाबा बैठे हैं, ठीक है, वो देखो कि बटन दबाए वोट डाले, इसमें लिखा है। तो वो देख रहे हैं कि भाई क्या बटन दबाना है, क्या करना है। तो इस चित्र में एक मतदाता मतलब वोटर, जो वोट डालने वाला है, ठीक है। मतदाता कौन है? जो वोट डालने वाला है। आप भी मतदाता बनेंगे एक बार के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मत पत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8000 टन कागज बनाना पड़ता। मतलब इतना सारा वोटिंग मटेरियल लगता है। इसलिए क्योंकि जब भी इलेक्शन आते हैं तो बहुत सारे पेपरों की जरूरत पड़ती है, जिसमें वो बैलेट पेपर होता है, ठीक है, एक पेपर होता है, उस पर मोहर लगती है। आपने देखा भी होगा बचपन में ऐसा, आप मम्मी के साथ, हम तो जब छोटे थे तब कभी बार चले भी जाते थे उनके साथ वोट डालने देखने के लिए। तो एक मोहर होती थी, ठीक है, और ये मोहर इस पे ऐसे मारनी होती थी, ठीक है, ठप्पा लगाना होता था, ठप्पा, ठीक है। तो लेकिन वो कागज पे लगती थी और उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते थे, तो बहुत सारे पेड़ों की रक्षा हुई और बहुत अच्छा ये वो चीज थी। तो ईवीएम इसके आधार पर है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण आपको बताना है कि भैया सबको वोट क्यों मिलना चाहिए। क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा। आपकी राय में इस बात से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। तो ये आपकी चर्चा है। लोग और उनके प्रतिनिधि, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको एंड में बताता हूँ कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के थ्रू आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप सच में पढ़ना चाहते हैं, आपको जीवन में बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और अपने आसपास के वातावरण को समझना चाहते हैं। जो आपके देश में पद्धति चल रही है उसको समझना चाहते हैं। तो आपके लिए जोरदार तालियां हैं, बहुत जोरदार अभिनंदन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप घर में रहिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के लिए हम कुछ लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी शिक्षक, अभिभावक, शिक्षार्थी, विद्यार्थी जो भी इसको देख रहे हैं, उनके लिए यही एक अनुरोध है कि आज के विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे टाइम में हमें अपने आप को स्थिर रखना है, बैलेंस में रखना है, जिसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा उपाय है। और सहज योगा मेडिटेशन से आप बहुत अच्छा अपने जीवन में बेहतर, बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आ सकते हैं। आपको अगर याद नहीं होनी चाहिए तो आप याद कर पाएंगे, सब कुछ आपके जीवन में हो जाएगा। तो ये छोटा सा मैसेज आपके लिए था। अभी स्क्रीन पे कुछ लिंक्स आएंगे, उनके थ्रू आप पहुंच सकते हैं डायरेक्टली, वरना आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको सब मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ लिंक्स हैं, ये आप देखिए।